आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जापान के रेट हाइक कैसे येन कैरी ट्रेड्स को प्रभावित कर सकते हैं और इसका ग्लोबल और भारतीय मार्केट्स पर क्या असर होगा। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए 3 लोग हैं। 2 लोग बहुत अमीर हैं। एक के पास ढेर सारा पैसा है जिसे वो बहुत कम ब्याज पर उधार देता है। दूसरा अमीर शख्स के पास ऐसे एसेट्स हैं जो उसे और भी ज्यादा अमीर बनाते हैं क्योंकि वो शानदार रिटर्न्स लाते हैं। अब आता है एक स्मार्ट इन्वेस्टर। वो इस पूरे सेटअप में एक सुनहरा मौका देखता है। वो पहले अमीर आदमी से सस्ता लोन लेता है और उस पैसे को दूसरे अमीर आदमी के एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जहां से उसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। जो फर्क है उसके चुकाए गए ब्याज और कमाए गए रिटर्न के बीच, वही उसका प्रॉफिट है। अब सोचिए यही कहानी ग्लोबल स्तर पर हो रही है। पहला अमीर आदमी जापान जैसा है जो येन में बहुत कम ब्याज दरों पर लोन देता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो येन में लोन लेता है, उसे डॉलर या किसी और मुद्रा में कन्वर्ट करता है और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जहां से उसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसे कैरी ट्रेड कहा जाता है। ये एक तरीका है कम ब्याज दर वाले देश से पैसा उधार लेकर ज्यादा रिटर्न वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने का। तो आज की कहानी इससे कैसे जुड़ती है? दरअसल जापान दशकों से अपनी नेगेटिव या अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स के लिए मशहूर रहा है। उनके सेंट्रल बैंक ऑफ जापान बोर्ड ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनमें ज्यादा पैसा छापना और उधारी की लागत को लगभग शून्य रखना शामिल था, और इसी वजह से येन कैरी ट्रेड्स निवेशकों और देशों के लिए एक पॉपुलर और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन गई। लेकिन पिछले साल से चीजें बदलनी शुरू हो गईं। देखिए, कैरी ट्रेड्स तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, क्योंकि येन में उधार लेना सस्ता पड़ता है और अमेरिकी एसेट्स में ज्यादा रिटर्न पाना आसान होता है। लेकिन जब येन मजबूत होने लगता है तो ये ट्रेड बिखरने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने येन में उधार लिया है तो आखिरकार आपको वो लोन येन में ही चुकाना पड़ेगा, और मजबूत येन का मतलब है कि आपको वही रकम चुकाने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे आपके मुनाफे घट सकते हैं या नुकसान में भी बदल सकते हैं। अब आते हैं जापान के हालिया कदमों पर। बैंक ऑफ जापान BOJ इशारा दे रहा है कि वो अब सुपर लो इंटरेस्ट रेट्स के दौर को खत्म कर रहा है। पिछले साल मार्च 2024 में जापान ने कई सालों में पहली बार अपनी ब्याज दरें बढ़ाईं -0.1% से 0.1% तक। जापान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि महंगाई वापस आ गई थी। कई सालों तक गिरते या स्थिर दामों के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्याओं और बढ़ती ऊर्जा लागतों ने जापान में कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी, और महंगाई को और खराब होने से रोकने के लिए सरकार ने ब्याज दरें बढ़ाकर स्थिति काबू करने का फैसला किया। और ये वाकई में ट्रेडर्स के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि 2007 के बाद ये पहली बार था जब ब्याज दरें बढ़ाई गई थीं। इतना ही नहीं, जुलाई 2024 में BOJ ने दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाईं और इसे 0.25% तक ले गए। इस कदम के कुछ ही हफ्तों बाद येन की वैल्यू तेजी से बढ़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कैरी ट्रेडर्स को जल्दबाजी में अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ी। इस अचानक बदलाव ने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी। स्टॉक्स और बॉन्ड्स की गिरती कीमतों ने दिखा दिया कि ये सिस्टम कितना नाजुक हो सकता है। कैरी ट्रेडर्स के लिए ये एक बड़ा झटका था। सालों से वो कम लागत और स्थिर येन का मजा ले रहे थे, सीधा सादा आसान पैसा। लेकिन जैसे ही जापान ने ब्याज दरें बढ़ाईं, येन में उधार लेना महंगा हो गया। और अब कई लोगों का मानना है कि BOJ की इस महीने होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में एक और ब्याज दर बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कैरी ट्रेड्स के लिए और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जापान ही बड़ा खिलाड़ी नहीं है। अमेरिका भी इन ट्रेड्स को काफी हद तक प्रभावित करता है। 2024 के अंत तक US फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को घटाकर 4.25% से 4.50% के रेंज में लाया और 2025 में और कटौती के संकेत दिए। तो इसका येन कैरी ट्रेड्स पर क्या असर पड़ता है, आप पूछ रहे हैं। कम अमेरिकी ब्याज दरें डॉलर में उधार लेना कम आकर्षक बनाती हैं, खासकर जब तुलना येन से हो। इसका मतलब है कि येन कैरी ट्रेडर्स के लिए मौका बदल रहा है। जब अमेरिका की ब्याज दरें गिरती हैं तो येन में उधार लेकर डॉलर में निवेश करने और ज्यादा कमाई करने का मार्जिन कम हो जाता है। अगर फेडरल रिजर्व एक और रेट कट करता है तो अमेरिकी डॉलर वाले एसेट्स में निवेश का आकर्षण और घट सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स सोचने लगेंगे कि क्या येन में उधार लेना और संभावित करेंसी रिस्क झेलना घटते रिटर्न के लायक है। ग्लोबल मार्केट्स हमेशा कैरी ट्रेड्स को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि ये ट्रेड्स बहुत तेजी से बिखर सकते हैं। जैसे ही ट्रेडर्स अपने येन लोन चुकाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, येन की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। इससे येन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, जो एक विष चक्र बना सकता है, और फिर इसका असर दुनिया भर के मार्केट्स पर दिखने लगता है। और ये हंगामा नया नहीं है। 2007 में जब क्वांट मेल्टडाउन हुआ था तब येन कैरी ट्रेड्स बिखर गए थे। हेज फंड्स ने घबराहट में अपने एसेट्स बेच दिए, येन की कीमत तेजी से बढ़ी और इसका झटका ग्लोबल स्टॉक्स और बॉन्ड्स पर साफ दिखा। यहाँ तक कि पिछले साल अगस्त में जब बोज ने रेट्स बढ़ाए तो कुछ ऐसा ही हुआ। ये दिखाता है कि येन कैरी ट्रेड्स के प्रति दुनिया अभी भी कितनी संवेदनशील है।
अब आते हैं भारत की बात पर, जो हमेशा से येन कैरी ट्रेड्स का फायदा उठाने वाले विदेशी निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। अगर येन की वैल्यू बढ़ती है तो इन ट्रेड्स का अनवाइंडिंग हो सकता है, यानी निवेशक अपने येन लोन चुकाने के लिए भारत से पैसा निकाल सकते हैं। इससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और उन सेक्टर्स को झटका लग सकता है जो विदेशी पूंजी पर निर्भर हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो भारत पर इसका सीधा असर शायद इतना बड़ा ना हो। असल में जापानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs के पास दिसंबर 2024 तक भारतीय एसेट्स की वैल्यू 2,28,000 करोड़ थी। सुनने में ये बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन ये कुल 77 लाख रुपए करोड़ की तुलना में सिर्फ 3% है, जो भारत में टॉप 10 FPI निवेशकों के पास है। भारत का फाइनेंशियल सिस्टम आज पहले से कहीं मजबूत है। पिछले कुछ सालों में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने रेगुलेशंस को सख्त किया है और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व करीब 54,800 अरब रुपए को पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि भारत के पास बाहरी झटकों से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। इसके साथ ही विदेशी फंड्स पर निर्भरता कम हो रही है। भारतीय बाजारों में विदेशी इन्वेस्टमेंट की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे बैलेंस कर रहे हैं। इस बदलाव ने फाइनेंशियल सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत और अचानक होने वाले आउटफ्लो के प्रति कमजोर बना दिया है। और एक और पॉजिटिव बात, ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी, ये भारत की ताकत को दर्शाता है और इन चिंताओं को थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। कुछ सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट हाउस जिनका जापानी येन डिनोमिनेटेड फंड्स में ज्यादा एक्सपोजर है, उन्हें अगर येन मजबूत हो जाता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। रेपमेंट्स महंगे हो सकते हैं और इसके साथ आउटफ्लो भी बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर येन मजबूत होता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए यह एक फायदा बन सकता है। अगर जापानी सामान महंगे हो जाते हैं तो भारतीय कंपनियां उन मार्केट्स में बढ़त बना सकती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल कंपनियां। अगर जापान में लागत बढ़ती है तो भारतीय कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं और बाजार का बड़ा हिस्सा पा सकती हैं। तो यही है पूरी कहानी। ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि येन कैरी ट्रेड एक तरह का म्यूजिकल चेयर्स खेल है। जब तक म्यूजिक चलता है, जापान के कम रेट्स और कमजोर येन के साथ सब पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन जब म्यूजिक रुकता है तो अराजकता फैल जाती है और जापान के रेट हाइक्स वही म्यूजिक बंद करने जैसा हो सकता है, जिससे ट्रेडर्स को डर के साथ चेयर्स के लिए दौड़ना पड़ेगा। तो निष्कर्ष के तौर पर जापान का रेट्स बढ़ाने का फैसला एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इससे कैरी ट्रेड की दुनिया हिल सकती है और वैश्विक और भारतीय बाजारों में हलचल मच सकती है, और शायद कैरी ट्रेडर्स के लिए आसान मुनाफे के दिन अब थम सकते हैं। कम से कम थोड़े समय के लिए तो ऐसा ही लगेगा, जब तक स्थिति पूरी तरह से अनिश्चित और जोखिमपूर्ण नहीं हो जाती। फिर भी यह हमें यह समझाता है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली कितनी गहरे तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिलहाल के लिए गुड बाय।